बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था निर्धनता के प्रकार की। निर्धनता कितने प्रकार की होती है? तो इसमें मैंने बताया था आपको निर्धनता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 चिरकालिक निर्धनता और दूसरी अल्पकालिक निर्धनता। तो यहाँ पर हमारा पार्ट प्रथम खत्म हो गया था और पार्ट सेकेंड आज हम इसी पाठ का निर्धनता एक चुनौती पाठ का दूसरा पार्ट आपके सम्मुख लेकर आए अपने वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं आज के पार्ट में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में निर्धनता क्या है, यानी सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में निर्धनता का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हर दिन एक नया पार्ट पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसमें सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को अनेक सूचकों के माध्यम से दृष्टिगोचर करते हैं, यानी जो सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं वह निर्धनता को अनेक सूचकों के माध्यम से दृष्टिगोचर करते हैं, यानी हम लोगों के बीच में प्रकट करते हैं। ये सूचक प्रायः आय व उपभोग के स्तर से संबंधित होते हैं, यानी ये जो सूचक होते हैं ये प्रायः आय व उपभोग के स्तर से संबंधित होते हैं। परंतु अब निर्धनता को निरक्षरता का स्तर, कुपोषण, रोजगार के अवसरों की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि सामाजिक सूचकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए इसमें उत्तर तो बड़ा है बच्चों, लेकिन इसको समझने के लिए आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दे रहा हूँ कि इसमें देखिए सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में निर्धनता को कैसे मापा जा सकता है। तो सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से निर्धनता को मापने का कार्य कैसे किया जाता है। तो मापने के लिए इसको मुख्य रूप से ये बिंदु याद रखेंगे कि निर्धनता को निरक्षरता का स्तर, कुपोषण, रोजगार के अवसरों की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि सामाजिक सूचकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी जो दृष्टिकोण निर्धनता है वह किन कारणों से फैलती है आप कह सकते हैं। तो निर्धनता जो है वो निरक्षरता यानी साक्षर ना होना लोगों का, कुपोषण से युक्त होना, रोजगार के अवसरों में कमी होना, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होना, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक की कमी होना आदि जो सामाजिक सूचक हैं उनके माध्यम से निर्धनता को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके लिए महात्मा गांधी ने बच्चों एक परिभाषा दी थी। महात्मा गांधी के अनुसार भारत सही मायने में तभी आज़ाद होगा, यानी भारत जो है एक और तो हमको 1947 में आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन भारत सही मामले में कब आज़ाद होगा, इसके लिए गांधी जी ने कहा था कि भारत सही मायनों में तभी आज़ाद होगा जब देश का सबसे निर्धन व्यक्ति इस मानवीय व्यवस्था से स्वतंत्र होगा, यानी जब देश का सबसे गरीब व्यक्ति जिसे 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल पा रहा है, वो जब उसे इन समस्त उसके उपयोग होने वाली आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो जाएगी सबसे गरीब व्यक्ति को, तभी हमारा देश वास्तव में आज़ाद होगा। फिर आप देखते हैं बच्चों असुरक्षा का क्या तात्पर्य है। असुरक्षा किसे कहते हैं? तो असुरक्षा निर्धनता के प्रति एक माप है जो कुछ विषयों, समुदायों जैसे पिछड़ी जाति के व्यक्तियों, विधवा या विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन बने रहने की संभावना अधिक प्रदर्शित करती है। यानी असुरक्षा क्या है? तो असुरक्षा का तात्पर्य होता है कि यह निर्धनता की एक माप है, यानी असुरक्षित व्यक्ति आप कह सकते हैं कौन है, तो जो सबसे अधिक निर्धन है वही असुरक्षित हैं, यानी जो निम्न वर्ण की कैटेगरी हैं जैसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग जो सामाजिक दृष्टि से असुरक्षित हैं और जो निर्धनता रेखा से निम्न जीवन यापन करते हैं वे भी असुरक्षा की दृष्टि में आते हैं। तो जो कुछ विशेष समुदायों जैसे पिछड़ी जाति के व्यक्तियों, विधवा या विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन बने रहने की संभावना अधिक प्रदर्शित करते हैं वही असुरक्षित कहलाते हैं। अब देखिए सामाजिक अपवर्जन क्या है। सामाजिक अपवर्जन की परिभाषा, तो इसमें देखिए यह अवधारणा निर्धनता को इस संदर्भ में प्रस्तुत करती है कि निर्धन लोगों को अच्छा वातावरण व बेहतर माहौल में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर
केवल निकृष्ट वातावरण के अंतर्गत अन्य निर्धनों के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। यानी सामाजिक अपवर्तन क्या है? तो इसकी मैंने एक शॉर्ट परिभाषा भी बच्चों लिखी। ये परिभाषा आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन अथवा करके मैंने दूसरी परिभाषा भी दी है। सामाजिक अपवर्जन किसे कहते हैं? तो सामाजिक अपवर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समूह को मुख्य धारा से निकाल कर, यानी जो उसकी मुख्य धारा सामाजिक धारा है उससे निकाल कर सीमांत मार्जिन पर, यानी सीमांत मार्जिन होती है उस पर पहुंचा दिया जाता है, सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। और इसका उपयोग यूरोप में खूब हुआ था। यानी इस जो सामाजिक अपवर्जन का प्रयोग ये यूरोप में खूब हुआ था। लेकिन सामाजिक अपवर्जन का सबसे पहले प्रयोग फ्रांस में, यानी सामाजिक अपवर्जन सबसे पहले फ्रांस में ही प्रयुक्त हुआ था, लेकिन इसका प्रयोग सर्वाधिक कहाँ हुआ? यूरोप में। और सामाजिक अपवर्जन है क्या? सामाजिक अपवर्जन वह प्रक्रिया है बच्चों जिसके द्वारा किसी समूह को मुख्य धारा, यानी किसी भी समूह को मुख्य धारा से निकाल कर उसे सीमांत पर पहुंचा दिया जाता है, वही धारा सामाजिक अपवर्जन कहलाती है। तो बच्चों ये कुछ हमारे चैप्टर के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। अब देखिए आगे निर्धनता रेखा किसे कहते हैं? बच्चों पढ़ा होगा आपने वीडियो में, लेकिन आज हम फिर आपको बता दे रहे हैं निर्धनता रेखा से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे व्यक्त किया जाता है। तो निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा, यानी आप चाहे निर्धनता रेखा कहिए या इसे गरीबी रेखा भी कह सकते हैं, आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। निर्धनता रेखा का तात्पर्य होता है कि उस स्तर के निर्धन व्यक्ति जो अपनी भौतिक वस्तुएं भी पूरी, रोटी कपड़ा और मकान तथा जो संसाधन है उनकी पूर्ति नहीं कर पाते, उन्हें भी पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं, वो व्यक्ति जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं वो निर्धनता रेखा की श्रेणी में आते हैं। तो गरीबी रेखा जिसे निर्धनता रेखा के नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। यानी जो निर्धनता रेखा होती है वो सभी देशों की एक समान नहीं होती है, सभी अलग अलग होते हैं। यानी अलग अलग देशों की निर्धनता रेखा जो होती है बच्चों वो अलग अलग होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको कि अमेरिका में निर्धनता रेखा भारत में मान्य निर्धनता रेखा से काफ़ी ऊपर है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक विकासशील देश है, वहाँ साधन संपन्न और धनी देश है वह, तो इसलिए वहाँ का जो निर्धन व्यक्ति है या वहाँ की जो निर्धनता रेखा है वो यहाँ की निर्धनता रेखा से बहुत ही ऊपर है। इसका तात्पर्य मैंने आपको पिछले अगले वीडियो में बताया था कि जैसे आप कह सकते हैं कि अमेरिका में जो मर्सिडीज से चलता है वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, किंतु भारत में मर्सिडीज से चलने वाला सर्वोत्तम व्यक्ति माना जाता है, गरीबी रेखा से यानी निर्धनता रेखा से ऊपर उसको माना जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अमेरिका की निर्धनता रेखा तथा भारत की निर्धनता रेखा से बहुत ऊपर है। निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए खाद्य आवश्यकता हेतु वर्तमान सूत्र कैलोरी की आवश्यकता पर आधारित होता है। यानी निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाद्य आवश्यकताओं तथा वर्तमान सूत्र में जो कैलोरी होती है भोजन की उसकी आवश्यकता पर आधारित होते हैं। विभिन्न खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, सब्जियां, दालें, तेल, दूध, चीनी आदि द्वारा इस कैलोरी की पूर्ति की जाती है। यानी जो कैलोरी होती है उसके लिए विभिन्न वस्तुएं होती है, जैसे अनाज होता है, सब्जियां होती हैं, दालें, तेल, दूध, चीनी इत्यादि खाद्य वस्तुएं या इत्यादि के द्वारा इस कैलोरी की पूर्ति की जाती है। इसके विपरीत आयु, लिंग तथा कार्य करने की प्रकृति के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता होती है। नहीं, इसके विपरीत आप कह सकते हैं कि कार्य करने की प्रकृति के आधार पर, नहीं जिस व्यक्ति को जितना कार्य पड़ता है उसके आधार पर भी व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता होती है। नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है। तो इस आंकड़े के अनुपात में बच्चों ये जो आंकड़ा दिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं इसमें 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि ग्रामीण के क्षेत्रों में जो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण लोग होते हैं वो बहुत अधिक मेहनत करते हैं, इसलिए इनके अंदर कैलोरी की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है।
यानी इनके अंदर जो ईंधन का दहन होता है वो अत्यधिक, भोजन का दहन वो बहुत अधिक होता है, इनके अंदर कम होता है, क्योंकि इनके पास शारीरिक श्रम बहुत अधिक होता है, इनके पास कम होता है, इसलिए इन्हें कम कैलोरी की, शहरी लोगों को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, और जो ग्रामीण लोग होते हैं उन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो समझ गए होंगे बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान, यानी बच्चों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए छांट कर लाया हूँ अपने इस वीडियो में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन किसे कहते हैं? MOSPI, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या अभिप्राय है? तो देखिए, इसकी स्थापना जो हुई थी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी, जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है। यानी यह जो संगठन है यह भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जो नियमित रूप से देश का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है। यानी जो नियमित रूप से देश का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब देखिए बच्चों, निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, इसके बाद में हम आपको बताते रहेंगे अपने वीडियो में नोट्स के जरिए। तो देखिए, निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? तो देखिए, भारत सरकार द्वारा आकलनों के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण वर्ष 2011 से 12 में शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रतिमाह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रतिमाह किया गया था। इसके अंतर्गत यदि ग्रामीण 5 सदस्यीय परिवार निर्धनता रेखा से नीचे तभी माना जाएगा यदि उस परिवार की मासिक आय 4080 से कम है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो 5 सदस्यीय परिवार है, 5 लोगों का परिवार है, वह निर्धनता रेखा से नीचे तभी माना जाएगा जब उसकी मासिक आय है वो 4080 रुपये से कम है। यदि इससे कम है तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, और यदि यानी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, और यदि इससे अधिक है तो वह शहरी क्षेत्र में यानी निर्धनता रेखा से ऊपर का जीवन यापन करने वाला सदस्य हो जाता है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों के 5 सदस्यीय परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 5000 रुपये मासिक आय की ज़रूरत होती है। यानी जो शहरी क्षेत्रों का कह सकते हैं निर्धनता रेखा, शहरी क्षेत्रों की निर्धनता रेखा वो मासिक 5000 रुपये है। यदि 5000 रुपये से ऊपर व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए कमा रहा है तो वह व्यक्ति निर्धनता रेखा से ऊपर है, और जब वह 4080 कमा रहा है तो वह ग्रामीण क्षेत्र के देश से नीचे है निर्धनता रेखा से। अब देखिए बच्चों, असुरक्षित समूह से क्या तात्पर्य है, या असुरक्षित समूह किसे कहते हैं? यानी ऐसा समूह जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं है, उसे ही हम असुरक्षित समूह कहते हैं। जैसे भारत में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात सभी सामाजिक आर्थिक समूहों व वर्गों में एक समान नहीं है। यानी भारत में जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात है वह सभी सामाजिक आर्थिक समूहों व वर्गों में एक समान नहीं है। भारत में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवार सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित हैं। यानी भारत में जो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जाति के परिवार के जो सामाजिक समूह हैं वह निर्धनता के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित हैं। तो बच्चों, हमारे इस वीडियो में यानी जो हमने निर्धनता पार्ट पढ़ाया था आपको, उसका पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया है, और इसके आगे पार्ट 3 का वीडियो पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारा आगामी वीडियो पार्ट 3 आपको पहुंच सके, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे वो भी अब इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।